गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। जल्दी से ये सभी लोग जुड़ जाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं हम आज के सेशन की तरफ। तो सेशन शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ चलते हैं अपने सेशन की ओर और अपने इरादों को मजबूत करते हुए एक जीत की तरफ चलते हैं। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। ये सेशन आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है ये। चलिए चलते लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किसने किया था। तो ऑप्शन ए है अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन बी ऑर्थर जॉर्ज टेंसले, ऑप्शन सी राइटर और ऑप्शन फोर है ऑडम। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसमें से आपका आंसर क्या होगा। तब तक इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जीव, जैविक और उसके वातावरण अजैविक के परस्पर संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव और वातावरण यानी कि जैविक और अजैविक दोनों का पारिस्थितिकी संबंध ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जी हाँ, जीव और उसके वातावरण के अजैविक पारिस्थितिक संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं और इन दोनों के पारिस्थितिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आगे देखिएगा, पारिस्थितिकी के पिता और सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अर्नेस्ट हैकल। आधुनिक पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक ओडम को कहा जाता है। यहीं से आपका प्रश्न बनेगा और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस आप लगे रहिए अपनी तैयारी में, जीत निश्चित है। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है प्राथमिक उत्पादकों की। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। पृथ्वी पर सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो समुद्रीय महासागर। आगे, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्रीय महासागर। आगे है आपका सामाजिक वन पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी यूकेलिप्टिस को कहा जाता है। नेक्स्ट, स्थलीय क्षेत्र का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र वनीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसमें आपका जंगल आता है और वन आता है, जंगल और वन आता है। आगे आपका पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादकता वाला पैरा पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये विषुवतीय रेखीय और भूमध्य रेखा पर है, विषुवतीय रेखीय पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला है आपका पृथ्वी पर सबसे अधिक जीव भार वाला स्थान, पृथ्वी पर सबसे अधिक जीव भार वाला स्थान, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, रामदेव मिश्र। तो एक प्रश्न के साथ में आपको इतनी डिटेल दे दी गई है कि आपका प्रश्न इससे बाहर जा ही नहीं सकता। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे, अभी जवाब आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, अच्छे जवाब आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑर्थर जॉर्ज टांसले, एजी टांसले। परीक्षा में आपके एजी टांसले भी लिखा मिलता है, तो एजी टांसले। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, भारत में अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन फोर है आपका, ऑप्शन डी है आपका कोशी नदी। तो आपका बताना है इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए जल्दी से आपका आंसर क्या है। तब तक मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं, नर्मदा, ताप्ती और सिंधु। नर्मदा, ताप्ती और सिंधु नदियाँ जो हैं ये अरब सागर में गिरने वाली नदी हैं।
जवार नदमुख बनाने वाली दो नदियाँ, जवार जो नदियाँ जवार नदमुख का निर्माण करती हैं वह है नर्मदा और ताप्ती। भ्रंश घाटी में रहने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आता है कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी का जो है उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है। अगला एक प्रश्न आता है कि पूर्व की निम्नलिखित में से पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये नदी जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। आगे प्रश्न आपको आ जाता है कि नर्मदा के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, या पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि विपरीत दिशा में बहने वाली नदी। जी हाँ, बहाव के विपरीत दिशा में बहने वाली नदी ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो बहाव के विपरीत दिशा में बहती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सारे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये समझ लीजिएगा कि एक एक प्रश्न यहाँ से आपका बनेगा। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला प्रश्न है, कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है, तो लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समाहित होती है। इंपॉर्टेंट है, यह आता है पेपर में। नेक्स्ट है आपका, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो भारत में डेल्टा नदी जो बनाती हैं वो कावेरी, गंगा और महानदी बनाती हैं। ये तीन नदियाँ जो हैं भारत में डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से इस सवाल का उत्तर दीजिए। जल्दी प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको नोट डाउन कीजिए आप। तो ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी है कोलकाता। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे लिखा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए नागपुर। ऑप्शन नंबर ए नागपुर। तो इसके बारे में कुछ डिटेल। नागपुर नीरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना 1958 में नागपुर महाराष्ट्र में की गई है। नीरी की 5 प्रयोगशालाएं हैं। कौन कौन सी हैं 5 प्रयोगशालाएं, कहाँ कहाँ पे हैं, ये आप देख लीजिएगा। चेन्नई में है, दिल्ली में है, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में ये 5 प्रयोगशालाएं हैं। प्रश्न दे सकता है कि निम्न में से कहाँ पर नीरी की प्रयोगशालाएं नहीं है या कहाँ पर प्रयोगशाला है। तो ये 5 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, और यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन ए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी है आपका महानदी और ऑप्शन डी है आपका ब्रह्मपुत्र। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को जो है आपका बिहार का शोक कहा जाता है।
कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। अब यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे आप थोड़ी डिटेल देख लीजिए जो आपके एग्जाम में काम आएगी। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर का पठार झारखंड से होता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे पूछ सकता है कि दामोदर नदी कहाँ पर है, तो छोटा नागपुर के पठार में है। और राज्य पूछे तो झारखंड राज्य में है। अगला उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहता है, महानदी को कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ है, रायपुर के धमात्री जिले के सिहावा पर्वत से होता है। और किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। आगे असम का शोक, असम का शोक है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है। आगे आपका चीन का शोक हांगकांग नदी को कहा जाता है। इसे पीली नदी भी कहा जाता है, पीली नदी भी कहा जाता है। चीन के किंगहाई प्रांत के बयान पहाड़ों में जो है इसका उद्गम स्थल है। आगे आपका तेल नदी, नाइजर नदी, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो उद्गम है वो सियरा लियोन गिन्नी की पहाड़ियों से होता है। भारत की सबसे लंबी नदी, यहाँ प्रश्न आपको बनेगा, भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत में सबसे लंबी सबसे नदी कौन सी है, गंगा है, गंगा है सबसे लंबी नदी। अब इसकी लंबाई पूछ ले तो लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे जो है अब क्रम पूछ सकता है आपसे, क्रम में लगाने के लिए बोल सकता है कि इस लंबाई के हिसाब से क्रम में लगाइए। तो सबसे लंबी आपकी नदी जो है वो गंगा है, गंगा, उसके बाद गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद यमुना है। तो पूछ सकता है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी। तीसरी पूछ ले तो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है। चौथी पूछता है तो यमुना नदी है, यमुना नदी है। ऑप्शन यहीं से आपको देगा, ऑप्शन कहीं और बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी क्वेश्चन यहीं से आएगा। बस आपको ध्यानपूर्वक अपनी स्टडी करना है, आपसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इनकी लंबाई पूछ ले तो गंगा की 2525 किलोमीटर है, गोदावरी की 1465 किलोमीटर और कृष्णा की 1400 किलोमीटर और यमुना की 1376 किलोमीटर लंबाई है। अब उद्गम अगर पूछता है, अगर आपसे पूछता है उद्गम, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री, गंगोत्री से होता है, गंगोत्री से होता है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। आगे आपसे पूछ सकता है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है ना, जो नासिक महाराष्ट्र में है, नासिक महाराष्ट्र में है। अगला कृष्ण नदी जो है महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर से होता है। और अगला यमुना है तो यमुनोत्री हिमालय से जो है बंदरपुर चोटी बड़ी फेमस है, बंदरपुर चोटी, जी हाँ, हिमालय के बंदरपुर चोटी से जो है यमुना नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। आगे विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से इसका जो है उद्गम होता है। आगे आपसे पूछ सकता है, यहीं से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, जल के आयतन के आधार पर, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो ये अमेजन नदी है और इसका उद्गम पेरू के एंडीज पर्वत से होता है। आगे विश्व में किस नदी में मछली नहीं पाई जाती, तो जॉर्डन नदी में मछली नहीं पाई जाती है। आगे प्रश्न पूछ सकता है यूरोप की कोयला नदी किसे कहा जाता है, तो राइन नदी को, राइन, राइन नदी को जो है यूरोप की कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहाँ बहती है, ये रूस में बहती है, रूस की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है, रूस की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा। आगे मिस्र का वरदान, ये तो सभी जानते होंगे, मिस्र का वरदान किसको कहा जाता है, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, मिस्र का वरदान नील नदी को कहा जाता है। आगे बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा को जो है क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। आगे आपका ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में सियान,
सियांग, सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। सियांग या दियांग के नाम से जो है इसको जाना जाता है। कैसी लग रही है क्लास आपको? कैसा है कंटेंट आपके लिए? बताइएगा कमेंट कर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो सांगपोया सियांग या दियांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम, जमुना कहा जाता है इसको। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है ये हिमालय के उत्तर में स्थित भारत के पुरंग जिले में मानसरोवर झील से होता है। कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बिहार का शोक क्या है? कोसी नदी को कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है, बहुत ही अच्छे तरह से बनाया गया है। आप अपनी तैयारी कीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। 100% आपको सफलता मिलेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी लघु झील। वाह, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, एक से एक अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि आपका सिलेक्शन पक्का समझिए, आपसे बाहर एक प्रश्न नहीं जाने वाला है, सिलेक्शन 100% मिलेगा। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए है लोकटक झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी है वुलर झील, ऑप्शन डी है लोनार झील। तो जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए आपका आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए। तो चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे, मतलब चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी झील है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। वर्ष 1981 में, वर्ष 1981 में इसे जो है चिल्का झील को जो है रामसर कन्वेंशन के तहत पहला राष्ट्रीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन के तहत जो है पहला पहला आर्द्रभूमि, पहला आर्द्रभूमि पहला आर्द्रभूमि नामित किया गया था। लैगून क्षेत्र लगभग 16 किलोमीटर वर्ग एरिया में फैला हुआ है। क्या है? लैगून क्षेत्र लगभग 16 किलोमीटर वर्ग एरिया में फैला हुआ है, 16 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और ये नलबना द्वीप, नलबना द्वीप में फैला हुआ है। नलबना द्वीप है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नलबना द्वीप कहाँ पे है? नलबना द्वीप यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो ये कहाँ पे है? चिल्का झील के निकट है और ये 16 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और वर्ष 1987, वर्ष 1987, वर्ष 1987, 1987 में इसे जो है पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था। पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो प्रश्न यही बन जाता है कि नलबना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये चिल्का झील में है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे चिल्का झील? चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा के अंदर है चिल्का झील, ध्यान रखिएगा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। और कहाँ पे? गंजम जिले में, उड़ीसा के गंजम जिले में पूर्वी तट पर स्थित है चिल्का झील। आगे लोकटक झील मणिपुर में है। हाँ, इम्पोर्टेंट है लोकटक। लोकटक एकमात्र तैरता उद्यान, एकमात्र तैरता उद्यान केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ कहाँ है? यहीं पर है। तो एकमात्र तैरता उद्यान कहाँ पर है आपका? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। और वर्ष 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है। आगे आपका भारत की सबसे बड़ी और सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। यही चिल्का झील सबसे खारे पानी की झील है।
तो भारत में सबसे मीठे पानी की ताज़ी झील कौन सी है? वुलर झील है। वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में झेलम नदी पर स्थित है। बांदीपुर में झेलम नदी पर स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र, लोनार झील इंपॉर्टेंट, लोनार झील महाराष्ट्र बुल्ढाना जिले में है और इसका निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी के टकराने के कारण हुआ है। यह खारे पानी की झील है। यह खारे पानी की झील है और ज्वालामुखी के उद्गम से निर्मित हुई है। तो प्रश्न आ जाता है कि ज्वालामुखी के उद्गम से निर्मित झील कौन सी है? तो लोनार झील है। आगे यहाँ पर आपको भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ये कहाँ है? सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। आगे भारत की दूसरी मानव निर्मित और कृत्रिम झील एंडेवर झील या जैसलमेर झील कहाँ है? राजस्थान में है। ये दूसरी मानव निर्मित है। पहली कौन सी थी? गोविंद वल्लभ पंत। अगला है आपका, भारत की सबसे लंबी वेम्बनाड झील कहाँ है? वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में। केरल में है वेम्बनाड झील। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील। सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है सांभर झील। आगे है आपका, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कहाँ पर है? एशिया में कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? जल्दी से बताइए। चिल्का झील। क्या आंसर होगा आपका? चिल्का झील। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए एक और बेहतरीन सा प्रश्न आपके सामने आ गया है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मृदा का विस्तार पाया जाता है? भारत के क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी लेटराइट मृदा। तो जल्दी से अपना आंसर कीजिए। आपका आंसर क्या होगा? तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 8 प्रकार की। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और जो नवीन होती है उसे क्या कहते हैं? खादर होती है। खादर। तो गंगा के मैदानी की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। अगला यहाँ पे है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होती है? धान की खेती के लिए धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा क्या है? जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा सर्वाधिक होती है और जलोढ़ मृदा में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा सर्वाधिक और मिट्टी में उर्वरक की मात्रा सबसे कम जो है, सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है जलोढ़ मृदा को। अगला है रेगुर मृदा, काली मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न बनता है कि कपास की मृदा के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है कपास की खेती के लिए? तो ये रेगुर मृदा को काली मृदा भी कहा जाता है। रेगुर मृदा या काली मृदा एक ही है। रेगुर मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में बना है कि रेगुर मृदा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। आगे, इसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है। आगे, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा। प्रश्न बनता है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो वह है लेटराइट मिट्टी। इस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं। आगे, लाल मृदा का निर्माण ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा होता है। लाल मिट्टी का रंग लोहा ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? लोहा ऑक्साइड के कारण। यह भी प्रश्न पूछा गया है। आगे, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को पेडोकल कहते हैं। प्रचुर कैल्शियम वाली, जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पेडोकल कहते हैं। भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म तत्व जस्ते की कमी होती है। हमारे यहाँ जो मृदाएं हैं, भारत के अंदर भारतीय मृदाएं जो होती हैं उसमें जो है जस्ते की कमी पाई जाती है। जस्ते की कमी पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आगे, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी को कितने प्रमुख वर्गों में रखा गया है? तो इन्हें 4 वर्गों में रखा गया है। कितना? 4 वर्गों में रखा गया है। आगे आपका, क्षेत्रफल के आधार पर मिट्टियों का सही अवरोही क्रम। क्षेत्रफल के आधार पर मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। क्या है? जलोढ़,
पहले जड़ोड़ है, फिर आपका लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी, उसके बाद में आपका काली मिट्टी है, फिर आपका लेटेराइट मिट्टी है। ये इनका क्रम है। ध्यान रखना, पेपर में सेम ऐसे ही उठा के रख देते हैं और पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा, फिर लाल मृदा, फिर काली मृदा, फिर लेटराइट मिट्टी। आगे, भारत में समस्त स्थल भाग को कितने प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, भारत में कितने प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है। तो 24%, 24% से जो है ये ढका हुआ है। आगे है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है, यानी कि कितनी भूमि का अपरदन हो रहा है। तो 60%, 60% मृदा जो है अपरदन में चली जाती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जलोढ़ मृदा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो भी, आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला ही नहीं है। तैयारी कीजिए अच्छे से, स्टडी कीजिए, एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला ही नहीं है। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे, आपकी स्क्रीन पे है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, अधिकतर कहीं ना कहीं आ ही जाता है। ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। बताइए, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। बस आपको पूरी लगन से मेहनत करनी है और पूरी शिद्दत से पढ़ना है। चलो इसके बारे में तब तक मैं बता देता हूँ। वर्ष 1993 संयुक्त महासभा द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA जैव विविधता मुद्दों पर समाज और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस के रूप में जो है घोषित किया गया। यानी कि 22 मई को, ये लो आपका उत्तर यहीं मिल गया पहले ही, आपका ऑप्शन ए राइट होगा 22 मई। तो 22 मई को क्या किया, 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है जैव विविधता के मुद्दों और समाज में जागरूकता को बढ़ाने के लिए 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। आगे आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस वर्ष पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष पूछ सकता है आपसे। तो 2010 को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में जो है मनाया गया है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तर्क स्थल। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता होती है उन्हें क्या कहते हैं, तप्त स्थल कहते हैं। वो क्या कहलाते हैं आपके, तप्त स्थल कहलाते हैं। अब जैव विविधता अधिनियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया। तो ये 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, नोट कीजिए। भारत में जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय, भारत में जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता शब्द, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, 1985 में वाल्टर जी रोजन द्वारा किया गया था। वाल्टर जी रोजन द्वारा किया गया था। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था, वाल्टर जी रोजन द्वारा जो है किया गया था। आगे जैविक विविधता शब्द, एक जैव विविधता था, एक जैव विविधता है। जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में वन्य जीव वैज्ञानिक रेमंड दास मैन ने अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड कंपनी में किया था। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट सारा यहाँ से एक एक प्रश्न एक एक लाइन से बन रहा है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आपका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 20 वर्ष को जैव विविधता दशक, जैव विविधता अभी वर्ष पूछा था इसने, वर्ष पूछा था तो वर्ष 2010 था। अब इसने दशक पूछा है तो 2011 से 2020 तक जो है इसने क्या है जैव विविधता दशक बनाने के लिए घोषित किया है। और आगे एक अपडेट है देखिए, 2021 से 30 जून को
2021 से 2030 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास एवं महासागर विज्ञान दशक और पारिस्थितिक तंत्र की बहाली हेतु संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 2021 से 2030 को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा जो है एक संयुक्त दशक घोषित किया गया है, तो ये आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जैव विविधता दशक के रूप में इसको घोषित किया गया है। विश्व में 36 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं। पूछा जाए विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट, तो 36 हैं, जिनमें से 4 भारत के हैं। हाँ जी, 4 भारत के हैं। कौन से हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड, ये भारत के हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला, भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा, और भारत का सबसे छोटा हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट। सबसे छोटा कौन सा है? पश्चिमी घाट। सबसे बड़ा इंडो बर्मा। आगे, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी केरल। शांत घाटी केरल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, हमेशा ही पूछ लिया जाता है, शांत घाटी केरल में। और एक फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी कहाँ है बताओगे? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा, गलत ना कर दीजिएगा सवाल को। कभी पेपर में लगा के और बोलो हमने तो अच्छा किया था, घर आके देखा तो गलत हो गया। आगे, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया, 22 मार्च। और 22 अप्रैल को आपका क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। इसको क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, 22 मार्च। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट दिवस हैं ये, पेपर में पूछे जाते हैं। और 10 दिसंबर को देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और इम्पोर्टेंस देखो लास्ट में, देखिए आप इम्पोर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम सभी के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। सभी के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये वर्ष 2022 की अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है। इसको सभी जो है याद रखिएगा। और आपका जो आंसर है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 22 मई। 22 मई इस प्रश्न का उत्तर है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लगे रहेंगे ऐसे ही दमदार प्रश्नों के साथ अपनी स्टडी में। ये लो भाई, एक और अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, हर एग्जाम में ये भी पूछ ही लिया जाता है। विश्व वन्यजीव कोष WWF का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जकार्ता, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी द हेग। तो इसमें आपको विश्व वन्यजीव कोष, विश्व वन्यजीव कोष क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1961 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका लक्ष्य क्या था? जीवन का संरक्षण, जीवों का संरक्षण करना और पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना, यानी कि उनको कम से कम हानि हो। इसका WWF का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका पूर्ण रूप है। आगे, वर्ष 2013 से जो है हर वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात इस दिन 3 मार्च 1973 को ही वन्यजीव एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अंकित किया गया था। ये ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे, विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहाली के लिए प्रमुख जनजाति प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना, यानी कि इसकी जो थीम है वो है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली की प्रमुख के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना। रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। क्या है? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। आगे, भारत में
वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर को। 2 से 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे आपका सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है बताइए? तो ये कहाँ पे है? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी होगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में है ये। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। आगे जकार्ता में क्या है आपका? आसियान का मुख्यालय है। जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है आपका। जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। और पेरिस में आपका यूनेस्को का मुख्यालय है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय और द में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तीनों इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है पूछ लिया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा और अच्छे से ध्यान लगा करके स्टडी कीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा ताकि इस बार बिल्कुल ना चूको। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिल रहा है, कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिल रहा है। ध्यान लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जल्दी से जल्दी आइए, जुड़िए। लेट क्यों करते हैं? लेट क्यों करते हैं? जल्दी आइए। शेयर कीजिए वीडियो को अपने आस पड़ोस वालों को शेयर कीजिए अपनी वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्र जो हैं अपनी स्टडी कर पाएँ और एक सरकारी जॉब निश्चित कर पाएँ। तो ऑप्शन ए है हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? हैली राष्ट्रीय उद्यान था। हैली राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1936 में उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? उत्तराखंड में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अंदर है। ऑप्शन जल्दी से आंसर दीजिए अपना, क्या उत्तर है इसका? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब इसकी जगह आपको रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा। तो गलती ना कीजिएगा, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है, पर प्रश्न को बड़े देख के कीजिएगा। तो प्रश्न था आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला कौन सा था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? हैली राष्ट्रीय पार्क था सबसे पहला नाम। 1936 में इसको स्थापित किया गया था। 1936 में स्थापित किया गया था उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है आपका। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है कि आपका मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल का नया नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड के अंतर्गत है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इस प्रश्न का भी। ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आज की क्लास का समापन करते हुए और मनोकामना करते हैं कि आप सभी को एक सरकारी जॉब मिले, और ज़रूर मिले। इस बार मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए।
आपको एक जॉब मिलनी चाहिए और ज़रूर मिलनी चाहिए। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए अच्छे से। धन्यवाद।